नमस्कार दोस्तों, आपके अपने मनुस्मृति चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को छठे नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और आप अपनी मंजिल को पाने में सक्सेस हो। ठीक है। और जो अपना टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक था अपना? संज्ञा प्रकरण का। संज्ञा प्रकरण का अपना जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक आज अपन समाप्त करते हैं और इस टॉपिक को आज अपन पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक अपन फिर शुरू करेंगे, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें। और जो टॉपिक है संज्ञा प्रकरण का, ये संज्ञा प्रकरण का जो टॉपिक है ये दिखाई देने में तो बिल्कुल सिंपल लगता है, लेकिन ये टॉपिक दिखता सरल है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम, चाहे वो किसी का भी एग्जाम हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो और अपना ये हो फर्स्ट ग्रेड हो या और कोई भी एग्जाम हो, यानी कि संज्ञा प्रकरण हर एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे इजी टॉपिक है ये। अगर एक बार समझ में आ गया तो इसको भूलना नामुमकिन है। इसलिए इस टॉपिक को अपन ने कितनी क्लासें ली हैं? 4 से 5 लगभग क्लासें हो जाती है इसकी। इन क्लासों को अच्छे से पढ़ो, समझो, याद करो। जो समझ में ना आए उसको पूछो। ठीक है, तो आइए अपन अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था संज्ञा प्रकरण। कौन सा टॉपिक था? संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में अपनी आज की संज्ञा रहेगी अनुनासिक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा, इसकी परिभाषा है मुख नासिका। मुख नासिका वचनोन अनुनासिक है। मुख नासिका वचनोन अनुनासिक है। मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, ये इसकी परिभाषा है। मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, यानी कि जिसका उच्चारण मुख सहित नासिका, मुख सहित नासिका से जिसका उच्चारण किया जाता है उन वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। इधर देखो, जो अनुनासिक यानी कि मुख सहित नासिका से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। इस अनुनासिक संज्ञा, इसका चिन्ह कौन सा होता है? इसका चिन्ह ये होता है, चंद्र बिंदु वाला। ये होता है अनुनासिक वर्णों पर अनुनासिक संज्ञा का चिन्ह होता है। अनुनासिक वर्ण देखो इधर, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण है अपने ए, ई, उ, इनको बोला जाएगा ए, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ। और अनानुनासिक वर्ण, अन, अनुनासिक, नासिक वर्ण, अनानुनासिक वर्ण ये हो गए। इन पे चिन्ह नहीं लगेगा। ओ, री, री, ए, ओ, आई और औ। इन वर्णों की, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका, मुख सहित नासिका से होता है, उन वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। देखो इधर, ये जो अपन इनका चिन्ह है, अनुनासिक चिन्ह, अनुनासिक संज्ञा का ये चिन्ह है, तो इनको मुख सहित नासिका से बोला जाता है। वर्णों को कैसे? ए, ई, उ, री, ए, ओ, आई और औ। इधर है ये औ। ठीक है। और ये जो अनानुनासिक वर्ण है, इन पे ये जो चिन्ह है अनुनासिक संज्ञा का, ये नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मेन याद रखने की बात ये है, अनुनासिक संज्ञा का सूत्र क्या होता है? मुख नासिका वचनोन अनुनासिक है, ये अनुनासिक संज्ञा की परिभाषा है। अगली संज्ञा है अपनी सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा,
ये संज्ञा ऐसी संज्ञा है जो दिखने में बिल्कुल सिंपल लेकिन उलझाने वाली, यानी कि इसमें कुछ भी फिक्स भी नहीं है। और इसको अगर अपन समझेंगे वर्णों की, किन किन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है, किन की नहीं होती है, कितने वर्ण होते हैं, कितने नहीं होते हैं, इनकी सवर्ण संज्ञा कैसे होती है, अगर हम इनको अच्छे से समझेंगे तो ही ये सवर्ण संज्ञा हमारे समझ में आएगी। ये दिखने में बिल्कुल सिंपल है, सवर्ण संज्ञा यानी कि समान वर्ण नहीं, लेकिन इसको आप अगर पढ़ोगे, आज आप मेरी क्लास में सवर्ण संज्ञा पढ़ोगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको समझ में पक्का ही आएगा, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो। क्योंकि सवर्ण संज्ञा जो है ऐसी संज्ञा है जिसमें समझने पर है सब कुछ आधारित, रटने का कुछ भी नहीं है। तो देखो इसकी परिभाषा होगी तुलाश्य प्रयत्नम, तुलाश्य प्रयत्नम सवर्णम, तुलाश्य प्रयत्नम सवर्णम, यानी कि इसके टुकड़े करके लिखते हैं तुल्य आश्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य आश्य प्रयत्नम सवर्णम। इस तुल्य का अर्थ क्या हो गया? तुलना। चलो बताओ इस आश्य का मतलब क्या होता है? तुल्य आश्य प्रयत्नम सवर्णम, इस आश्य का क्या मीन्स होता है? यानी आश्य बताओ, आश्य का मीन्स होता है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। यहां से ही अगर क्वेश्चन उठाएगा कि ये आश्य तुलाश्य प्रयत्नम सवर्णम, आश्य का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर इस परिभाषा में यहाँ पर आश्य का मतलब होता है उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान, उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान जो दोनों अपन ने वर्ण विचार के टॉपिक में पढ़ लिए थे कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं और प्रयत्न स्थान क्या होते हैं, ये अपन ने पढ़ लिए थे। तो जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान समान होते हैं उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान दोनों समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। देखो कैसे, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। सवर्ण, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, बताओ सवर्ण संज्ञक वर्ण, सवर्ण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं? अपन ने वर्ण विचार का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, तो बताओ दिखा कि सवर्ण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, बताओ। अपन ने क्योंकि वर्ण विचार का पूरा टॉपिक अपन ने पढ़ लिया है, अब उसी में से है कि सवर्ण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, बताओ। ये होते हैं 4। कितने होते हैं सवर्ण संज्ञक वर्ण? होते हैं 4। कौन कौन से? ए आ, और दूसरा है ई, और तीसरा है ऊ, और चौथा है री री। ये 4 सवर्ण संज्ञक वर्ण होते हैं। एक आता है, एक क्वेश्चन और है आपके लिए, बताओ अप्रत्याहार, अप्रत्याहार में आने वाले, अप्रत्याहार में आने वाले सभी वर्ण, सभी वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। अप्रत्याहार में आने वाले वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। अप्रत्याहार, तो अपना यहाँ पर क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन देखो इधर, कस्मिन् प्रत्याहारे, कस्मिन् प्रत्याहारे सवर्ण संज्ञक वर्णा
सवर्ण संज्ञक वर्णा सन्ति। कस्मिन् प्रत्याहारे सवर्ण संज्ञक वर्णा सन्ति। कस्मिन् प्रत्याहारे सवर्ण संज्ञक वर्णा सन्ति। बताओ कि कौन सा प्रत्याहार है जिसमें सभी वर्ण सवर्ण संज्ञा होती है। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा अक प्रत्याहारे। क्या आंसर होगा अपना? अक प्रत्याहारे, यानी अक प्रत्याहार में आने वाले सभी वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। अब आप एक बात नोट लगा के लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि हमने अभी अभी ये पढ़ा कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयतन स्थान दोनों समान होते हैं उन वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ पर नोट लगा के लिखो, नोट ए आई ओ और औ वर्ण सवर्ण ए आई ओ औ वर्णों के ए आई और ओ औ वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयतन स्थान समान होने पर भी इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। ए आई और ओ औ वर्ण जो हैं उच्चारण स्थान भी इनका समान है, प्रयतन स्थान भी इनका समान है, लेकिन फिर भी इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। ये बात ध्यान रखना, ये बात बहुत ही कंफ्यूज करती है एग्जाम टाइम में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या ए आई और ओ औ, क्योंकि आपने बताया कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयतन स्थान समान होते हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हो कि ए आई और ओ औ वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयतन स्थान समान होने पर भी इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये समान वर्ण है इनके, यानी कि उच्चारण स्थान भी समान है, उच्चारण स्थान और प्रयतन स्थान, उच्चारण स्थान और प्रयतन स्थान समान होने पर भी ये सवर्ण संज्ञक वर्ण नहीं होते हैं, समान संज्ञक वर्ण नहीं होते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया कि इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित वर्णों में अनुनासिक और अनुनुनासिक रूप से दो भेद होते हैं। और मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद बताए थे अपन ने? मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। इनको अपन आइए आगे सारणी के रूप में पढ़ते हैं। तो देखिए इधर यहाँ पे समझिए आप इसको, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि समान वर्ण कौन से हैं और किन किन की सवर्ण संज्ञा होगी और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। इधर देखो, ये अपन यहाँ पर एक सारणी बना रहे हैं, इस सारणी को अच्छे से समझ लेना, ये सवर्ण संज्ञा आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ऋस्व वर्ण कितने होते हैं? 5, ए, ई, ओ, री और ली। दीर्घ वर्ण हो गए आ, ई, ओ, री, ए, आई, ओ और औ। और प्लुत हो गई ए, ई, ओ, री,
ये अपन ने पढ़ लिया था। ऋषु स्वर कितने होते हैं? 5। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8। प्लुत स्वर कितने होते हैं? 9। तो आइए अपन इनको सबको अलग अलग से समझते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ये जो स्वर है, ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनके अपन 6 भेद किए गए हैं, उदात, अनुदात और स्वरित रूप से। इधर देखो, इनके 6 भेद कौन कौन से हैं? उदात अनुनासिक स्वर, उदात अनुनासिक, उदात अनुनासिक और उदात अननुनासिक। उदात अननुनासिक, अनुदात अनुनासिक और अनुदात अननुनासिक। अनुदात अन अनुनासिक। और 5वां है अपना स्वरित अनुनासिक, स्वरित अनुनासिक। और अगला है अपना 6ठा स्वरित अननुनासिक। हो गए ये ऋस्व, दीर्घ और प्लुत, इनके एक एक के 6 भेद बताए गए हैं। तो ये इधर यही होगा, सेम सेम ये 6 भेद बताए गए हैं यहाँ पर, और यही है सेम। ठीक है, यही है यहाँ पर सेम, ये इसके 6 भेद हो गए। तो आइए अपन अब एक एक चीज को यहाँ पर समझते हैं अपन। ठीक है, इधर देखो, अब ए के भेद, ए के भेद, ए के कितने भेद है बताओ दिखे? ए के कितने भेद हैं? ए के भेद हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6, तीनों में 6 हो गए ना, 6 दूनी 12, 6 ये 18, 18 हो गए। तो इधर देखो, ए यहाँ पर भी है, ऋषु में भी आता है और दीर्घ में भी आता है और प्लुत में भी आता है ए, यानी कि तीनों जगह ए आ रहा है। तो ए के कितने भेद हो गए? क्योंकि ऋषु के 6 भेद हैं, तो दीर्घ के भी 6 है और प्लुत के भी 6 है। और जो ए वर्ण है वो तीनों में आता है, ऋषु भी होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। तो ए के भेद कितने हो गए? 18। अब अगला आ जाओ अपना ई, ये आ गया अब यहाँ पे ई के भेद। अब बताओ दिखा, ई के कितने भेद होते हैं? देखो, ई ऋषु में भी है, दीर्घ में भी है और प्लुत में भी है। तो ई के भी कितने भेद हो गए? 18। के भी कितने भेद हो गए? 18। अब अगला आता है अपना ऊ, तो ऊ के भेद, ऊ के कितने भेद हो गए? ऊ दीर्घ ऋषु में भी आता है, दीर्घ में भी आता है और प्लुत में भी आता है। तो ऊ के भेद हो गए 18। इसके बाद आता है अपना री, री के भेद। री है जो ऋषु में भी आता है, दीर्घ में भी आता है और प्लुत में भी आता है। तो इसके भी कितने भेद हो गए? 18। अब आता है अपना री, री के भेद। ये बताओ दिखे आप कि री वर्ण के कितने भेद होते हैं? री वर्ण ऋषु में भी आता है, दीर्घ में है नहीं, री वर्ण दीर्घ में नहीं आता है, प्लुत में भी आता है। तो री वर्ण के कितने भेद हो गए? इसके हो गए 12 भेद। क्यों? क्योंकि इसमें दीर्घ भाव है। क्या है? दीर्घ भाव है, इसलिए इसके कितने भेद हो गए? री वर्ण के 12 भेद। और अब देखो इधर, ए के भेद भी 18 हैं, ई के भी 18 हैं, ऊ के भी 18 हैं, री के भी 18 हैं और री वर्ण के भी, री वर्ण के 12 भेद है, क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव है। अब आता है अपना ए, ए के कितने भेद होते हैं? ए, आई और ओ और औ, इन चारों वर्णों के भी 12 भेद होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ऋस्व अभाव है, दीर्घ में भी आते हैं ये वर्ण और प्लुत में भी आते हैं, तो इसमें ऋस्व अभाव है। क्या है? ऋस्व अभाव।
तो इनके भी 12 भेद होते हैं। तो यहाँ पर अपना ये हो गया कि एक के ये इनके सबके अपन ने भेद जान लिए और ये कैसे कैसे होते हैं। अब इन पर अपन यहाँ पे ध्यान देके देखो कि समान वर्ण, तो समान सवर्ण कितने हो गए, अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन सवर्ण संज्ञक वर्ण। तो सवर्ण संज्ञक वर्ण देखो इधर, ये जो है ए के भी 18 भेद हैं, ई के भी 18 हैं, ऊ के भी 18 हैं और री के भी 18 हैं। तो ये चारों वर्ण यानी कि ए, ई, ऊ और री, ये चारों वर्ण जो हैं ये सवर्ण होते हैं, ये सवर्ण होते हैं। ये बात आई समझ में। ये चार वर्ण सवर्ण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, चार, ये अपन ने पहले पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ पर समझो कि ये चार कैसे होते हैं, क्योंकि ए के भी 18 भेद समझाए आपको, ई के भी 18 भेद समझाए, ऊ के भी और री के भी, इन चारों के 18 भेद इनकी समान भेद होते हैं, इसलिए ये सवर्ण होते हैं। क्या ये ए आई और ओ औ इनके उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान समान होते हैं, लेकिन क्या ये यहाँ पर सवर्ण आ रहे हैं, आप ही खुद ही देखो, क्या ये यहाँ पर सवर्ण आ रहे हैं, नहीं, क्योंकि ये सवर्ण संज्ञक वर्ण है, क्योंकि इनके समान भेद हैं, ऋस्व दीर्घ और प्लुत तीनों स्वरों में समान है। और ए आई और ओ औ इनके 18 भेद नहीं है, क्योंकि इसमें ऋस्व अभाव होता है, इसलिए इनका ए ओ आई औ का उच्चारण स्थान और प्रयत्न स्थान समान होते हुए भी इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको समझाया गया क्योंकि इनके 12 भेद होते हैं, ऋषु का अभाव होता है। अब यहाँ पर देखो आप एक वार्तिक आता है, यहाँ पर अपन एक वार्तिक पढ़ते हैं, रील री वर्णयोमित है, रील री वर्णयोमित है, सावर्ण्यम, रील री वर्णयोमित है, सावर्ण्यम, सावर्ण्यम वाच्यम। ये एक वार्तिक होता है, रील री वर्णयोमित है, सावर्ण्यम वाच्यम, यानी कि जो री वर्ण है ये सवर्ण वर्ण होता है, यानी कि इसकी सवर्ण संज्ञा होती है, इसकी सवर्ण संज्ञा होती है। और री वर्ण, ये जो री वर्ण है ये सवर्ण संज्ञक वर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें दीर्घ अभाव होता है, ये सवर्ण संज्ञक वर्ण नहीं है क्योंकि इसमें दीर्घ अभाव होता है। लेकिन यहाँ पर ये वार्तिक है, ये रील री वर्णयोमित है, सावर्ण्यम वाच्यम, यानी कि री और री वर्ण को दोनों को सवर्ण संज्ञक वर्ण बता रहा है, यानी कि री और री वर्ण की सवर्ण संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि री वर्ण ऋस्व अभाव, री वर्ण में दीर्घ अभाव होता है, इसलिए इसकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। लेकिन ये वार्तिक ये कहता है कि री और री वर्ण की सवर्ण संज्ञा होती है। ये कैसे, इधर देखो, तो समान संज्ञक सवर्ण संज्ञक वर्ण पूछे तो री और री दोनों वर्ण समान सवर्ण संज्ञक वर्ण भी होते हैं, क्योंकि ये वार्तिक ये री वर्णियों मिथय सावर्ण्यम वाच्यम की वजह से री वर्ण भी सवर्ण संज्ञक वर्ण होता है। इधर देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि री वर्ण के भेद, री वर्ण के भेद पूछे तो री वर्ण के कितने भेद होते हैं, 18, और री वर्ण के कितने होते हैं, 12, तो टोटल कितने हो गए, 30, टोटल कितने हो गए, 30, क्योंकि री और री वर्ण दोनों को समान सवर्ण माना गया है, इसलिए री वर्ण के अगर एग्जाम में पूछा जाए री वर्ण के भेद और विकल्प में 18 भी हो, यहाँ पे देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि री जो वर्ण है ना अपना, री वर्ण के भेद, और ऑप्शन में आपके पास 18 भी हो और 30 भी हो, विकल्प में आपके पास 18 भी हो और 30 भी हो, तो री वर्ण के कितने भेद बताओगे आप, तो री वर्ण के भेद होंगे 30, अपना आंसर 30 सही होगा, क्योंकि री और री वर्ण को समान सवर्ण माना गया है, इसलिए री वर्ण के
भेद 18 न होकर 30 आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 30 ना आए तो 18 सही होगा, अगर दोनों आ जाए तो 30 अपना आंसर सही होगा, इसलिए ध्यान रखना इस बात को। और अगली अपनी संज्ञा है, छोटी छोटी अपनी संज्ञाएं बच गई दो तीन, इधर देखो। अगली संज्ञा है अपनी निष्ठा संज्ञा। निष्ठा संज्ञा, अगली संज्ञा आ गई अपनी निष्ठा संज्ञा। इससे पहले अपन ने संज्ञा प्रकरण की जो जो संज्ञाएं थी अपन ने सारी लगभग पढ़ ली हैं। अब अपनी ये कुछ बच रही है, तो निष्ठा संज्ञा आज पढ़ेंगे। निष्ठा संज्ञा, तो इसकी परिभाषा है तैक्तवतु निष्ठा। तैक्तवतु निष्ठा यानी कि तय और त्वतु प्रत्यय की, ये दोनों प्रत्यय जो हैं इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। अगली आती है अपनी सत संज्ञा। अगली आती है अपनी सत संज्ञा, इसकी परिभाषा होगी तऊ सत। तऊ सत, तऊ तऊ का मतलब होगा दोनों, कौन कौन से दोनों, ये है सत्री और शानच प्रत्यय की। सत्री और शानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है, इन दोनों प्रत्यय की सत संज्ञा होती है और इन दोनों प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। अगली आती है अपनी गति संज्ञा, इसकी परिभाषा होगी प्रादेय गति। प्रादेय गति यानी कि ए आदि उपसर्ग, प्र आदि उपसर्ग की, प्र आदि उपसर्ग की गति संज्ञा होती है। ये प्र आदि उपसर्ग की गति संज्ञा होती है। अगली आती है अपनी, अगली आती है अपनी गुण संज्ञा। अगली आती है अपनी गुण संज्ञा की परिभाषा है आदेंग गुण यानी कि ए और ए और ओ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। और इससे अगला अपना आता है वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा, ठीक है, तो इसकी परिभाषा होगी वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच यानी कि आ, आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। और इससे अगली आती है अपनी, इससे अगली संज्ञा है अपनी प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा, तो इसकी परिभाषा होगी ईदूदे द्विवचनम। ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम यानी कि ई उ और ए, ई उ और ए की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ये अपन ने छोटी छोटी संज्ञा पढ़ ली कि वो निष्ठा संज्ञा कतवतु, कितय और कतवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। और अगली अपन ने पढ़ी वो सत संज्ञा, वो हो गई सत्री और सानच प्रत्यय की सत संज्ञा होती है। और फिर अपन ने पढ़ी गति संज्ञा, प्र आदि उपसर्ग की गति संज्ञा होती है। फिर अपन ने पढ़ी वृद्धि गुण संज्ञा, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। फिर अपन ने पढ़ी वृद्धि संज्ञा, वृद्धिरादैच आ, आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। फिर अपन ने पढ़ी प्रगृह्य संज्ञा, ईदूदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ई उ और ए की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो आज का जो टॉपिक था अपना
आज का क्या जो अपना संज्ञा प्रकरण का टॉपिक था वो टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ अब आपसे, इधर देखो, बताओ। आपसे एक क्वेश्चन है, इधर देखो। नहीं, इधर यहां से पूछ रही हूं मैं। आद्योचारणम, आद्योचारणम कस्य संज्ञा। आद्योचारणम की कौन सी संज्ञा होती है? आद्योचारणम की कौन सी संज्ञा होती है, बताओ। आद्योचारणम की कौन सी संज्ञा होती है? इसकी संज्ञा होगी उपदेश है संज्ञा, उपदेश है। आद्योचारणम उपदेश है, पढ़ा था ना अपन ने। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है अपना, रील री वर्णयोमित है, रील री वर्णयोमित है खाली स्थान वाच्यम। ये किसकी परिभाषा है? रील री वर्णयोमित है वाच्यम। बताओ, देखिए कौन किसकी परिभाषा है ये री और री वर्णों की। रील री वर्णयोमित है सावर्ण्यम वाच्यम, सावर्ण्यम वाच्यम। रील री वर्णयोमित है सावर्ण्यम वाच्यम, रील री वर्णयोमित है सावर्ण्यम वाच्यम। री और री वर्ण सवर्ण संज्ञक वर्ण होते हैं। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो मेन जो मोस्ट क्वेश्चन है वो अपन ने आपसे पूछे भी हैं, करवाए भी हैं। तो अपना ये जो संज्ञा प्रकरण का टॉपिक है ये आज कंप्लीट हो गया है। अब अपन अगला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। जो कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास ही हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। इसे पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। थैंक यू सो मच।